आते ही क्या राजनीतिक दलों के स्वर बदल जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं, ये बार बार देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में ये सवाल फिर से उठा है एक बहुत ही चिंताजनक फैसले से। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र की बीजेपी सेना सरकार की कैबिनेट में सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) और सेक्शन 19(t) के प्रावधान में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में किसी भी ब्यूरोक्रेट, एमएलए, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए सदस्यों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने के पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। अब ये सवाल लाजमी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने के वादे से चुनी गई सरकार अब अचानक सरकारी कर्मचारियों को कवच देने में क्यों लगी है। ऐसी क्या जरूरत है कि हर अफसर, हर चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पहले स्पीकर या चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। क्या ये पारदर्शिता लाने वाली सरकार है या फिर भ्रष्ट अफसरों को बचाने वाली सरकार? इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े बीजेपी के नेता शाइना एनसी, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह साफरा, वरिष्ठ वकील आभा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी और वरिष्ठ पत्रकार प्रताप थोराट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना, सबसे पहले आपको ही सवाल जाता है कि इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों आप लोग वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाना चाहते हैं अफसरों को, एमएलएस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? उसमें तो पब्लिक सर्वेंट लिखा है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लिखा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है? तमन्ना, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन तो भी जो सवाल मैं समझी हूं उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में टिप्पणी करते वक्त मुझे लगता है कि ये भी अभ्यास करना चाहिए कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव नेतागण है, उनमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लगातार एक एमएलए चुन के आए हैं जहां उन्होंने देखा है कि किस ढंग से लोग उपयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। ये परिवर्तन उन्होंने क्यों लाया? स्पष्ट रूप से 2013 में एक केस था जहां अनिल कुमार वर्सेस एमके अयप्पा, और सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जजेस, दो बेंच के जो सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इफ देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट अ वैलिड सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी अलाउड। तो ऐसा नहीं है कि हमने अब हमारी मनमानी, ये नहीं लिखा है कि एफआईआर शुड नॉट बी अलाउड। शाइना, ये नहीं लिखा है कि एफआईआर शुड नॉट बी अलाउड। और मुझे ये बताइए कि जब पूर्व प्रधानमंत्री को एक ट्रायल कोर्ट बुलाती है, दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में प्लीज सबको बचा के रखिए, ये कैसी बात हुई? तो यानी अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई गलत काम करे, पहले आप या तो स्पीकर के पास जाइए या चीफ सेक्रेटरी के पास जाइए, सैंक्शन लाइए, फिर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। तमन्ना जी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं जिनको परेशान किया जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस भी हैं जहां मिसयूज किया जाता है, और मैं मानती हूं कि आप थोड़ा देख लीजिए कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि आप एफआईआर दर्ज न करें, लेकिन आप अपेलेट अथॉरिटीज के पास आप देखिए कि किस प्रावधान और किस अनुसार आप कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि बहुत सारे ईमानदार 288 जो लेजिस्लेटर चुनकर आए महाराष्ट्र में, उनके 165 के खिलाफ क्रिमिनल केस है। साफरा साहब, आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में? मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने पूरा जो चुनाव लड़ा, ये पूरा करप्शन का आलाप लेकर के लड़ा है इन्होंने। और मुझे याद है, मैं विधान परिषद में था, 2013 की बात अभी शाइना जी ने करी है। 2013 में विधान परिषद में इसी विषय पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषदों के सदस्यों ने इसके विरोध में बात की है। और आज सत्ता आने के बाद में आप कहते हैं कि इनको सुरक्षा कवच पहनाया जाना चाहिए, इनकी देखरेख करनी चाहिए। एपिलेट अथॉरिटी की बात आपने करी है। एक भी मुझे ऐसा केस बताएं महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर जिसमें एपिलेट अथॉरिटी के पास केस गया हो और उस केस का कोई निर्णय लगा हो या उस केस में किसी को सजा हुई हो। एंटी करप्शन ने भी जितने भी केसेस में लोगों को अरेस्ट किया है, कोई अधिकारियों को अरेस्ट किया है, उसको अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए रेफर कर दिया तो वो केस का नतीजा कभी नहीं आया है। तो ये निर्णय जो है, ये पूरी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न है। केंद्र सरकार में भी वो यू टर्न लेते रहे हैं और महाराष्ट्र की राज्य सरकार में भी यू टर्न ले रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में तोमर अरेस्ट हो रहे हैं,
अब दिल्ली में जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर अलग कानून, और महाराष्ट्र में इनकी सरकार है तो वहां पर सुरक्षा कवच पहनाया जा रहा है। या तो ये कहें कि हम पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी अगर ये कानून ला रहे हैं तो ये कहें, आज टीवी चैनल पे कहें या कल को ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहें। प्रॉब्लम ये है शाइना कि इसमें किसी तरह का कोई भी तर्क नहीं चलेगा ये समझाने के लिए कि क्यों आप लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहते हो, वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देना चाहते हो। कितने सारे आम नागरिक हैं जिन पर गलत केस लगते हैं, उनका क्या, उनको हक नहीं है किसी तरह की प्रोटेक्शन की? देखिए, सभी को प्रोटेक्शन है और सभी को करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूं कि कोई एक्टिविस्ट के पास सही सबूत है तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको न्याय तो मिलेगा ही। बहुत सारे एजेंसीज हैं जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जिस ढंग से सप्रा जी टिप्पणी कर रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, सबसे ज्यादा केसेस हैं तो कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्ट सरकार के प्रति। तो मैं नहीं कह रही हूं कि कोई नहीं चाहता है कि गुनहगार आप लोग क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को? सारे ईमानदार, आप लोग क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो हमारे लोगों को? अफसर हैं जिनको लगातार परेशान किया जाता है। समझ लीजिए कोई नागरिक जाता है काम के लिए और वो ऑफिसर नहीं करते हैं तो लगातार ठोकते हैं कि अब वो भ्रष्ट हैं। एक और उदाहरण में देना चाहती हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अच्छे ऑफिसर्स को अपना काम करने दीजिए, और जो आप चाहते हैं कि देश में और प्रदेश में प्रगति हो तो जो ईमानदार अफसर है क्या उनको कवर नहीं मिलना चाहिए? नहीं। और जो कवर मिलता है कवर किस सारे नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली थ्योरी है ना शाइना जी, ये तमन्ना जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अयप्पा वर्सेस अनिल कुमार के केस में जो टिप्पणी की है हम सब पढ़े तो मुझे लगता है कि स्पष्ट होगा कि ये मैंने पढ़ा है शाइना जी, और मैं रुकी हूँ एक लॉयर के आने के लिए। आभा जी आएंगी और वो लीगल इस पर अपना व्यू देंगी, लेकिन इसके पहले थोराट साहब, ये वाली जो थ्योरी दी जा रही है और यहाँ पर फडणवीस सरकार को कोट भी किया गया है कि अगर हम ये कवच नहीं देंगे अफसरों को तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगी, कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यही बात तो फिर यूपीए के लिए नहीं होती है। वो बेचारे फिर क्या मासूम थे कि उनको केस डालकर पॉलिसी पैरालिसिस हो गई? ये तो बात है कि ये हमेशा बीजेपी की पॉलिसी यूटर्न वाली रही है। जो एक साल के पहले जो करे थे आज नहीं करे। दूसरा, आप इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रही है आप देखिए। एक बात होती है कि अगर एमएलए को जो चुन के आया है, एक एमएलए को ये कवर नहीं है, क्योंकि एमएलए को अरेस्ट कर सकते हैं या एफआईआर कर सकते हैं अगर असेंबली का सेशन नहीं है, तब स्पीकर की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। और एमएलए को जो कवर नहीं है वो कवर आप एक कारकुन को देना चाहते, ये तो समझ में नहीं आता। एक कारकुन बड़ा बन गया एमएलए से। एमएलए तो 5 साल में उस पर ये गणतंत्र में तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या किस चीज का कवर देना चाहते हैं लोग अफसरों को? दूसरी बात है कि इससे करप्शन बढ़ेगा या कम होगा। एक दूसरी बात है कि उसको अगर मिनिस्टर का और या सेक्रेटरी का उनको परमिशन सैंक्शन चाहिए, मिनिस्टर क्या करेगा? अगर मिनिस्टर को करप्शन करना है और नीचे वाला अफसर अपनी टांग अड़ा रहा है कि जो ठीक है मिडिल लेवल का है, तो अपने किसी कार्यकर्ता को लेकर कार्यकर्ता से वो कंप्लेन करवाएगा उसके पास और उसको विक्टिमाइज करता रहेगा, ब्लैकमेल करता रहेगा, तो ही विल हैव टू फॉल इन लाइन। ये ज्यादा उससे धोखा है मुझे जो लगता है वो। और एमएलए से बढ़कर किसी कारकुन को आप बढ़ा रहे ना, उसका नतीजा जो भी होगा वो होगा। कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है आप बहुत। शाइना, क्या जवाब है आपके पास? प्रॉब्लम यह है कि जब ये जो सुप्रीम कोर्ट के केस की आप बात कर रही हैं उसमें बात है कि कोर्ट में केस दर्ज कराने की बात है। यहां पर एफआईआर तक आप जब इसको ले जाते हैं, आप इतना बड़ा एक ब्लॉक रखते हैं आम नागरिक के सामने। कल अगर कोई जेन्युइन केस है और किसी को जाकर एफआईआर दर्ज करानी है, उसे हरास किया जा रहा है, भ्रष्ट अफसर है, तो वो क्या करे? आप बताएं वो क्या करे? वो पहले जाकर स्पीकर से या चीफ सेक्रेटरी से इन दिस केस सैंक्शन ले? देखिए तमन्ना जी, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं जिनको काम करनी चाहिए। प्रगति की राह पे हम प्रदेश को लाना चाहते हैं, तो हम रुकावट नहीं चाहते हैं। इस दृष्टि में जहां अफसर
को फ्रेम किया जा रहा है, जहां मलाइन करने चाहते हैं, जहां किसी का काम नहीं हुआ है और कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने मिलते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि सरकार के दृष्टि से हम पूरा फोकस करें एनर्जी इसके ऊपर, या आप चाहेंगे कि जो प्रदेश आज पिछड़ा हुआ है, जो नंबर 6 तक है, जो नंबर 1 पे होना चाहिए, उसको वापस रफ्तार और गति के साथ हम आदमी का क्या, उस नागरिक का क्या जिसके पास जेन्युइन केस है, उस नागरिक का क्या जिसके पास जेन्युइन केस है? बोलने तो दीजिए, आप बोलिए, लेकिन वो आप बताइए कि उस नागरिक का क्या जिसके पास जेन्युइन केस है, जिस नागरिक के पास जेन्युइन केस है सबूत के साथ, तो अपेलेट अथॉरिटीज, कौन कह रहा है कि एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते आप? अपेलेट अथॉरिटीज आपको मदद करेंगे। आप थोड़ा तो विश्वास कीजिए कि जो आपने हमें एक मौका दिया है और आपने एक ऐतिहासिक मौका दिया है, तो हम लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करने वाले हैं। जहां आपके पास सबूत है और ना सिर्फ एलिगेशन, तो अपेलेट अथॉरिटीज, जो अपेलेट अथॉरिटीज है, वो जरूर देखेंगे कि एफआईआर दर्ज हो। कौन कह रहा है कि सभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये प्रावधान जो है 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। अगर सैंक्शन नहीं हुआ है, नहीं मिला है, उस पर भी आप फिर से जाकर एक केस दर्ज करेंगे। आप क्यों लोगों के लिए मुश्किल कर रहे हैं जस्टिस पाना या भ्रष्ट अफसर को पकड़ना? और फिर से जो, क्योंकि दिल्ली सरकार की बात हो रही है, जहां उनके जो कानून मंत्री थे कल तक, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वो एक सरकार है जो कहती है कि भ्रष्ट अफसरों का आप वीडियो बना के दीजिए। आप कह रहे हैं कि अफसर भ्रष्ट हो तब भी हम पहले मानेंगे कि वो मासूम है। देखिए, आप दिल्ली का तुलना नहीं कर सकते हैं इसके साथ। वहां एक फर्जी डिग्री था। आप समझ लीजिए, जहां सबूत है वो स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रावधान की आवश्यकता है, लेकिन जहां आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, ब्लैकमेलिंग की बात है, जहां एक ऑनेस्ट अफसर है जिन्होंने, समझ लीजिए, आपको मदद नहीं की या आपने इसका फैसला कौन करेगा? आपने करप्शन चार्ज डाला, भ्रष्ट है या ईमानदार है, इसका फैसला कौन करेगा? इसलिए तो मैं कह रही हूं कि जब सबूत है और आप अपेलेट अथॉरिटीज के पास जाएं और अपेलेट अथॉरिटीज को पता चले कि हाँ ये सबूत इसके खिलाफ है, तो जरूर एफआईआर दर्ज होगा। समझ लीजिए कि लोगों को हमें भी जवाब देना है। ऑफिसर या मिनिस्टर थोड़ी अपेलेट अथॉरिटी जो जीत के आए हैं, ये सिस्टम कैसे काम करेगा? ये सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये समय के अनुसार इनको पता चलेगा ये सिस्टम टोटल फेल है। कोई भी एक छोटे अधिकारी, उसका अगर एपिलेट अथॉरिटी कौन होगा, बड़ा अधिकारी होगा या कोई मंत्री होगा, वो भी उसी स्टेज से गया है, तो कोई भी एपिलेट अथॉरिटी ये नहीं चाहेगा कि उसके नीचे का ऑफिसर को कोई सजा हो जाए, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये सिस्टम फेल होगा। और मेरा आगे कहने का एक सवाल ये है कि आप लोगों ने इसमें एक समय की मर्यादा भी नहीं रखी। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट की, महाराष्ट्र के कैबिनेट की नीयत साफ है, तो आप इसको एक टाइम पीरियड देते कि 2 महीने के अंदर एपिलेट अथॉरिटी ने डिसाइड करना चाहिए या 3 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए। आपको अगर याद होगा तो 2G केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ये रेफर किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होके केस होना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आप एक तरफ निर्णय फॉलो करते हो, तो फिर ये दूसरी तरफ आप ये टाइम लिमिट का, टाइम बाउंड का निर्णय क्यों नहीं फॉलो करते हो? आप टाइम बाउंड नहीं रखोगे तो इस केस का कभी निर्णय आने ही नहीं वाला है। सालों साल इसी तरह से करोड़ों केस पड़े रहेंगे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप खाली भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो सरकार है वो मिलकर के लोगों को एक बड़ी उम्मीदों से लोगों ने सरकार बदली है महाराष्ट्र में, और फिर से वही रेड टेप ब्यूरोक्रेसी को आप और बल दे रहे हैं। इसमें क्या तर्क है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम एक लीगल व्यू लेंगे कि क्या इस तरह के लीगल सैंक्शन है सरकार के पास, उस पर भी हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।
अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने क्या फैसला लिया है इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए और ये बताने के लिए क्यों हम इस पर चर्चा करें, ये आप समझे कि जितेंद्र सिंह तोमर जो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री हैं, जो गिरफ्तार हुए फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी डिग्री केस में, अगर वो महाराष्ट्र में मंत्री होते तो उनको गिरफ्तार करने के पहले, एफआईआर दर्ज कराने के पहले स्पीकर की इजाजत लेनी पड़ती, जो उन्हीं की सरकार और पार्टी के होते। क्या वो इजाजत देते? उसके बाद ही वो प्रोसिक्यूट किए जाते। तो किस तरह का ये एक हिपोक्रिटिकल अप्रोच दिख रहा है और क्यों ऐसा कवच देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, एमएलएज को, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? एक लीगल व्यू ले लेते हैं। आभा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में हितेश जैन भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों वकील हैं। और आभा, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी। क्या महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रावधान बदले हैं वो करने का उनको कानूनी हक है? हाँ, जो स्टेट सब्जेक्ट्स पे जो रहते हैं शेड्यूल में जो चीजें हैं उसके ऊपर सीआरपीसी में अमेंडमेंट स्टेट सरकार ला सकती है। तमन्ना जी, आप बहुत सही कह रही थी कि तोमर का जो केस है वो नहीं हो पाता अगर महाराष्ट्र में होता। मधु कोडा का भी जो पूरा माइनिंग का करप्शन था वो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही एफआईआर लिखी गई थी। बहुत हैरानी की बात है कि बीजेपी सरकार जो आई थी कि वो ईमानदारी लाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाएगी, वो सबसे पहले ही बेईमानों को, भ्रष्ट लोगों को मदद करने के लिए अमेंडमेंट ला रही है कि कोई भी करप्शन का, अगर कोई आदमी परेशान है, वो करप्शन का इंक्वायरी कंप्लेन पुलिस नहीं लिख रही है, ज्यादातर पुलिस नेताओं के अंडर होती है, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता था। ऑल्टरनेटिव रेमेडी थी 156(3) के तहत, और अगर कोर्ट जो है देखता था कि फैक्ट सही है, उसके बाद वो एफआईआर के ऑर्डर देता था। तो महाराष्ट्र सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार से लिप्त होती जा रही है और भ्रष्टाचार अधिकारियों को बचाने के लिए इस तरह का अमेंडमेंट ला रही है सीआरपीसी में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स भी बिना नेताओं के ऑर्डर पे इस तरह का कोई गलत काम नहीं करते। तो इनडायरेक्टली नेता अपने को बचाना चाह रहा है और इस तरह का अमेंडमेंट लाके फिर जिस तरह से ये लोग करप्शन करेंगे उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये लोग भूल रहे हैं कि जो एफआईआर है, एफआईआर एक कंप्लेंट नहीं है, एफआईआर इज कोई हुआ है, फैक्ट है, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होकर बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराने तक के लिए, एफआईआर दर्ज कराने तक के लिए। और इसको हितेश, अगर हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें, यानी अगर किसी अफसर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे इसमें लिखा है ने गड़बड़ी की है, तो कुल मिलाकर आपको उनके बॉस के पास जाना पड़ेगा कि प्लीज हमें इजाजत दे दो कि इनके खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज करा सकें। कानूनी तौर पर क्या ये कहीं भी इसमें तर्क नजर आता है? देखिए, हर बात को सिनिसिज्म और राजनीति के दायरे में नहीं देखना चाहिए। सिनिसिज्म और राजनीति के दायरे में नहीं देखनी चाहिए। एज फार एज सैंक्शन की बात है, ये इंडियन पिनल कोड में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एंड काफी क्रिमिनल एक्ट होते हैं, क्रिमिनल स्टैट्यूट्स होते हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, सैंक्शन की प्रोविजन उसमें है। तो इसमें नहीं है कि पहली बार कोई सैंक्शन की प्रोविजन इंट्रोड्यूस की गई है। सैंक्शन जो रहता है, आप कंप्लेंट इज वन साइड, बट सेफगार्ड्स ऑफ द लीगल राइट्स, और ये भी एक बात है। तो कानून को जो होता है वो बैलेंस के नजरिए में देखा जाता है। तो आप सैंक्शन, सैंक्शन ये एक बात है कि सैंक्शन जो है उसको बैलेंस के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि सिनिसिज्म और इसमें और राजनीति के दायरे से। और राजनीति एक तरफ है, नैतिकता भी कोई चीज होती है कि नहीं? दूसरी बात, नैतिकता भी कोई चीज होती है कि नहीं? मैं नैतिक बात कर रहा था। आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए ना हितेश, आज अगर किसी गरीब आदमी को कहीं भी, और महाराष्ट्र की हम बात करें, एफआईआर दर्ज कराना है और जिसके खिलाफ दर्ज कराना, अगर वो थोड़ा सा भी पैसे वाला हो, पावरफुल हो, उसकी पहुंच कहीं पर भी हो, तो वो एफआईआर दर्ज करा के दिखा ले। तो मैं दूसरी बात बताता हूँ, नहीं, इसमें ये बात बिल्कुल, ये बात पहले से ही पावरफुल है। ये जो आधार या जो तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचारी होगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये साफ गलत है। बिकॉज सैंक्शन जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ऑफिशियल एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई, समझो फॉर एग्जाम्पल किसी ने पैसे लिए हैं, घूसखोरी की है, किसने कोई गलत काम किया है, उसको डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं लिया जाता और उसके लिए कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो जब सैंक्शन की प्रोविजन थी तभी भी इसको डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज
एंड नॉन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। वेरी गुड पॉइंट। पॉइंट में डिस्टिंक्शन देखते हैं। आभा, तो फिर मुझे आपसे पूछना है कि जब ये सैंक्शन चाहिए डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, और एक्चुअली शाइना से मैं ये सवाल पहले पूछूंगी, तो फिर सारा 2G स्कैम क्या था, कोलगेट स्कैम क्या था? ये यही था ना कि जो ऑफिशियल ड्यूटी पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्रियों ने डिस्चार्ज की थी और वहां के अफसरों ने डिस्चार्ज की थी, उस पर सवाल उठाया गया था। यानी वो सारा केस और जो सारे तर्क आपके थे उस समय, वो सारे गलत थे। वो तो बेचारे मासूम अपना काम कर रहे थे और उनको भी एक कवच मिलना चाहिए था। शायना, देखिए, आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ढंग से प्रूफ था। लेकिन तमन्ना जी, मैंने पहले भी कहा है कि जब आपके पास सबूत है तो आप अपेलेट अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो आप जरूर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ उदाहरण क्यों दिया ये 2013 केस का, क्योंकि इतने सारे उदाहरण हैं जहां अपराइट ऑफिसर्स को मलाइन किया जाता है, जहां उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, जहां उनके ऊपर बेबुनियादी आरोप, जहां वो काम नहीं कर सकते हैं, प्रगति नहीं हो सकती है, और जहां एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक बन चुका है। मैं मानती हूं कि जो प्रावधान है उस प्रावधान के दायरे में भी कोई भ्रष्ट है तो उनको सजा मिलेगी। नहीं, कौन दिलाएगा सजा जब आपको इतनी लंबी चौड़ी पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी? आभा सिंह, अगर ये इसको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में तो क्या ये खड़ा हो सकता है? किया जाएगा और इसको हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंफ्यूजन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अनिल कुमार के केस में बोला था कि 190 में जो कंप्लेन होती, कंप्लेन 202 के तहत इंक्वायरी होगी, न कि 156(3). तो ये इनिशियली ही वॉइड पर इंक्यूरियम ऑर्डर है, इसको हम चैलेंज करेंगे। और ये जो 156(3) भी मैजिस्ट्रेट जो है पूरा सुन के उसके बाद ऑर्डर करता था पुलिस को एफआईआर करने के लिए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट है वो गलत ऑर्डर कर रहा था। और दूसरी बात, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कितने केसेस में सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनकी मिलीभगत होती है, वो अपने जूनियर के खिलाफ कभी परमिशन नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे हफ्ता सिस्टम होता है, पैकेट सिस्टम होता है, पैसा नीचे से ऊपर तक दिया जाता है। अभी आप देखिए जिस तरह एसीबी ने केस रजिस्टर किया है, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे रजिस्टर हुआ है कलीना लाइब्रेरी स्कैम के केस में, उसमें मिस्टर भुजबल पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और बीएमसी के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, तो ये सब मिली भगत करके, नेता और ब्यूरोक्रेट मिली भगत करके करप्शन कर रहे हैं। और ये सिर्फ अमेंडमेंट लाया जा रहा है कि जितने बेईमान हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। नहीं आ रहा है कि इरिगेशन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, इरिगेशन स्कैम का पूरा नारा लगाकर आप लोग जो चुनाव जीत के सरकार में आए हो, क्यों कवच आप दे रहे हो लोगों को? अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये जितना समझ में नहीं आ रहा है, जो आईएएस अफसर ये बात कर रहे हैं, ये लोग कोई अच्छा, ये थोड़ा एक चीज बताइए, जो बात है, जो की पॉइंट चाइना जी का है कि कोई ईमानदार अफसर भी होते हैं, उनका क्या? अब ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर देंगे, आप ईमानदार अफसर को है, आपके पास पावर्स हैं, आप उसको अगर उसके फैक्ट्स मिलेंगे, आप जिस ईमानदार है कि नहीं, वो क्या कोर्ट में डिसाइड करेंगे? एक बात है, ईमानदार अफसर, आप चाहेंगे कि ईमानदार अफसर लगातार कोर्ट में ब्रॉडर पॉइंट करें। मेरा पॉइंट ये है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि हम इस माहौल में रह रहे हैं जहां भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है, बहुत ही रेयर बात है, और इसलिए अगर ऐसा कोई केस हो तो इतने सारे ढेर सारे जो ईमानदार अफसर हैं उनको आप बचा रहे हैं। आप ऐसे समय पर ये कानून चेंज कर रहे हैं शाइना जी, जब भ्रष्टाचार हर किसी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसके सामने लड़ाई चल रही है। और 95% ब्यूरोक्रेट करप्ट हो चुके हैं। ये सीआरपीसी अमेंडमेंट और 95% करप्ट ब्यूरोक्रेट बचाने के लिए लाया जा रहा है। एंड में आप पेश कर रहे हैं पॉलिटिकली क्या ये फ्लाई करेगा? जिस ढंग से आप पेश कर रहे हैं जैसे कि हर एक अफसर भ्रष्ट है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हर एक अफसर, हर एक अफसर पॉलिटिकल क्रॉस भ्रष्ट है कि मासूम, इसका कौन फैसला करेगा? चाइना और जो अफसर है उसके बॉस क्यों करे इसका फैसला? जहाँ लगातार आरोप लगाते हैं तो फिर क्या इसके चाइना जी अंत में थोड़ा सा इम्प्लीकेशन? मैं एक लगता है इनका ईमानदार लंबी उनको इनिंग खेलनी है मोदी जी को, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो, वो लॉयल हो हमारे लिए। तो ब्यूरोक्रेसी के जो भी हित संबंध है वो हम सेफगार्ड कर रहे हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। और दूसरी बात है कि ईमानदार कौन
कोर्ट उसको ठहराएगा या मिनिस्टर ठहराएगा? मिनिस्टर के पास जाएगा ना, एफिलेट अथॉरिटी मिनिस्टर के पास जाएगा, और जो IAS सेक्रेटरी होगा उसके पास जाएगा। कितने करप्शन में इन्वॉल्व मिलने का कोई आधार नहीं है, और ये शायद एक ऐसा फैसला जिस पर फडणवीस सरकार को फिर से ईमानदार आदमी को तो कवच की जरूरत ही नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। चलिए, ईमानदार आदमी को तो कवच की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कवच क्यों दे रहे? भ्रष्ट है कवच देने की जरूरत है, केवल भ्रष्ट व्यक्ति को कवच की जरूरत है। और ऑर्डर नहीं होता।